पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने टोटल न्यूमेरिकल्स 4 सॉल्व किए थे और 4 के बाद आज हमारे पास 2 और न्यूमेरिकल्स हैं, इसको भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। एक बात यहाँ पे हम बताना भूल गए थे, आप लोग इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। हमारा जो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में हुआ करता है, ठीक है ना। और नया वाला जो आपके पास यदि एनसीईआरटी बुक है तो उसमें ये टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा पहले एनसीईआरटी में एक टॉपिक हुआ करता था, लेकिन वो इस बार आपके सिलेबस से इस बार नहीं, मतलब पूरा अब हटा ही दिया गया है उसको। तो हटा दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके क्लास में या फिर आपके स्कूल में पुराना वाला बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई हुआ है तो फिर आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ध्यान से समझना पड़ेगा, और यदि नहीं हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। और चूंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पढ़ाया है, इसीलिए हमने उसका एक सवाल भी यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपने जो पढ़ा है उसको आप रिलेट कर पाए। हालांकि यदि आपके बुक में या फिर आपके स्कूल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाई नहीं हुआ है तो फिर आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन फिर आपके लिए नहीं है। ओके, तो ऑनलाइन वाले प्लस ऑफलाइन वाले हर कोई इस बात का ध्यान में रखेंगे, इस बात को ध्यान में रखेंगे ये कि नए वाले बुक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक आपका नहीं है, और यदि आपके स्कूल में नए वाले बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई हो रहा है तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को छोड़ दीजिएगा। उसका सवाल हमारा ये सवाल नंबर 6 है, आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यदि जिसके स्कूल में पुराना वाले बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाई हुआ है और पुराने वाले बुक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है तो उसको आप ध्यान से पहले समझेंगे भी और इस सवाल को भी आप पहले अच्छी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखा जाए। हाँ, कल हम लोग 4 सवाल सॉल्व किए थे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 5 और ये 6। और ये सब का सब सवाल जो हम दे रहे हैं ये सब का सब सवाल आपके एनसीईआरटी बुक के जो अंदर होता है, कुछ एग्जाम्पल का है, कुछ हालांकि सब तो एग्जाम्पल का ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हम लोग आज सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास से यानी कि कल हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को, और एक्सरसाइज में केवल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो आपने यहाँ पे जान ही लिया है। शुरू किया जाए। सबसे पहले देखिए ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत सावधानी से इसको देखिएगा। क्या कहा गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब हो गया वीटी ग्राफ, याद कीजिए। वीटी ग्राफ और डीटी ग्राफ, दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हम लोगों ने अपने मोशन चैप्टर में पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा आपने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें हमारा कुछ नया बात नहीं होने वाला है, आराम से हम लोग समझ लेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द ग्राफ। मतलब कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ किस चीज का है। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझिए कि ग्राफ का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिए। अभी आपको ग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। एक लाइन और नीचे लिखा गया, पहले इसको समझिए। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। इसका मतलब ऐसे समझिए आप, एक लंबा सा टेबल है, उस लंबे से टेबल पे एक हमारा 20 ग्राम का बॉल है, ठीक है। उसको हम रोल कर रहे हैं टेबल पे, तो उस बॉल को रोकने के लिए कितना फोर्स लगाएगा टेबल, वही बात कहा गया है। और इसी चीज को ग्राफ के रूप में आपके यहाँ पे ऐसे दर्शा दिया गया है। तो ग्राफ यदि आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो इसको आप फिलहाल अभी छोड़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले आप समझ लीजिए। वही कह रहा था, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन द ग्राफ। हाउ मच डज फोर्स द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। अब आप खुद समझिए ना, एक हमारे पास लंबा सा टेबल है, उसके ऊपर आप एक 20 ग्राम का बॉल ऐसे आपने रोल कर दिया, ऑब्वियस ये बात है एक समय पे जाके वो रुक जाएगा। तो उसको रोकने के लिए टेबल ने क्या किया, फोर्स लगाया, और वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो कितना फोर्स लगाया वही हमको इसमें निकालना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आइए, सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5। सबसे पहले मास बताइए है कितना, 20 ग्राम है, और मास का SI यूनिट ग्राम नहीं होता है, केजी होता है। तो आप इसको कितने से 1000 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका केजी में आ जाएगा। अभी इसको कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए उतना, क्योंकि आगे हमारा काम हो जाएगा, कट जाएगा तो आराम से काम हो जाएगा। तो ये हमारा मास निकल गया।
अब यहाँ पे समझिए थोड़ा ध्यान से, बॉल रोल कर रहा है और बाद में जाके वो रुक जाएगा, क्योंकि टेबल उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा तो वो जाके बाद में रुक जाएगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी उसका हो जाएगा 0, लेकिन उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो आपको ग्राफ से निकालना पड़ेगा। देखिए इधर है आपका वेलोसिटी और इधर आपका टाइम, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है, आपका जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में ना देके आपके ग्राफ में सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना है वेलोसिटी आपका 25 है, 25 है, 25 ही है ना आपके बुक में, एक बार देख लीजिए जरा उसको ग्राफ में। u है आपका 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 है तो 20, अच्छा वही तो हमको डाउट हो रहा था, खैर कोई बात नहीं, आप इसको 20 कर लीजिए। ट्वेंटी कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब सही हो गया। तो मास है बॉल का 20 ग्राम, इसका फाइनल वेलोसिटी बाद में 0 हो जाएगा जब टेबल उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा के उसको रोक देगा, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि शुरुआत में भी फिलहाल वो इस गति से रोल कर रहा है। इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। देखिए जरा ध्यान से, सेंटीमीटर में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा अब 20, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, 20/100 मीटर पर सेकंड। बस कुछ नहीं करना था, सेंटीमीटर में था, 100 से आपने डिवाइड कर दिया, वो आपका मीटर पर सेकंड में आ गया। बस हम क्या करना चाह रहे हैं, बस इसको अपने SI यूनिट में लिखना चाह रहे हैं ताकि हमारा आसान सवाल बन जाए आगे का आराम से। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या कहा गया है भाई। अच्छा आपके पास टाइम भी है, कितना है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे आप टाइम भी लिख दीजिए 10 सेकेंड। तो ये इस ग्राफ से हम लोगों ने दो वैल्यू निकाला, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक टाइम। बाकी मास तो दिया हुआ था और हमने अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के फाइनल वेलोसिटी भी इसका निकाल लिया। अब हमको निकालना है ये कि टेबल उस बॉल पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। तो फोर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे F = ma, लेकिन आपके पास मास तो है लेकिन A नहीं है, लेकिन A निकालने के लिए जो चीज चाहिए वो आपके पास है, ठीक है। तो आप पहले वो निकाल लीजिए। तो एक्सेलरेशन आप बेसिकली निकालने जा रहे हैं, तो v - u/t होता है। चलिए इसके आगे काम करते हैं। v है आपका 0 माइनस u है आपका 20/100 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना आपके पास 10 सेकेंड। आगे बढ़िए, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो ये हमारा -20/100 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो a = -20/100 और ये 100 हमारा नीचे आ जाएगा तो इंटू 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो a = एक काम कर लो आप, इसको यहाँ पे काट लो डायरेक्ट, तो 0 से 0 कैंसिल हमारा हो जाएगा और ये हमारा कितना 50, यानी कि -1/50। तो a = -1/50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी भी इसको पॉइंट में मत लाइए क्योंकि हमको निकालना है फोर्स, फोर्स में इसका काम हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपने एक्सेलरेशन भी निकाल दिया, अब निकालते हैं इसका हम लोग फोर्स, ठीक है। और फोर्स निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे F = ma। m आपके पास है 20/1000 इंटू एक्सेलरेशन है आपके पास -1/50, ओके। तो F = चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 से ये कितने बार में होगा 500 बार में। तो आपके पास ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, लेकिन -1 है आपके पास, तो -1/2500 1 2, अच्छा एक मिनट 2 ही 0 है ना, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट देख लीजिए थोड़ा। -1/50 और यहाँ पे आपके पास 20 बाई इतना आया,
ठीक है, कुछ गलत तो नजर नहीं आ रहा हमको इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो -1/2500, ठीक है। और अभी फिलहाल ये आपका है किसमें, चलो अभी यार इसको सॉल्व कर लो। f इज इक्वल्स टू, चलो इसको ना डिवाइड ही कर लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आ जाओ। 1 को आप डिवाइड करोगे 2500 से, तो पहली बात तो 0 पॉइंट आप देंगे, 0 नहीं लगेगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 0, फिर भी नहीं लगेगा, फिर 0 और फिर यहाँ पे 0। अब ये हमारा 4 टाइम्स लग जाएगा, वो पूरा कट जाएगा ना, तो पूरा कैंसिल हमारा हो गया। इट मीन्स आपके सामने आंसर आ गया, बिठाते हैं इसको, 0.0004 न्यूटन। लेकिन ये हमारा माइनस में आंसर आएगा, यही हो गया आपका फोर्स। अब सवाल है कि सर इसका मतलब थोड़ा समझाइए। चलिए आप समझते हैं, आपने न्यूमेरिकल्स बना तो लिया, लेकिन इसका मतलब समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को ना आप थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दीजिए, छोड़िए इसको, समझिए पहले यहाँ पे क्या है। बॉल का मास है 20 ग्राम, बॉल का फाइनल वेलोसिटी है 0, क्योंकि लास्ट में जाके उसको रुक ही जाना है, तो 0 हो गया उसका। और इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हमने निकाला अपने ग्राफ से, ठीक है। और टाइम भी निकाला हमने अपने ग्राफ से। अब आपको चाहिए था फोर्स, कि आखिर टेबल उस बॉल पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा कि उस बॉल को वो रोक देगा। तो हमारा कितना आ गया, -0.0004 न्यूटन। ये बहुत कम फोर्स है, बहुत कम फोर्स, मतलब ना के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि बॉल अच्छा खासा दूर रोल कर जाएगा, उसके बाद जाके वो आराम से रुक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर फोर्स आपका 4 हमारा माइनस में क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। हमारा बॉल मूव कर रहा है इधर से उधर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है इसका, और फोर्स लगा रहा है इधर की ओर, यानी कि बॉल इधर जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा नेगेटिव लगा, इसीलिए हमारा आंसर इसका नेगेटिव में आया। बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से आपका ये वाला सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले टॉपिक से सवाल ले लेते हैं। हालांकि हमने ये एक सवाल जानबूझ के इसलिए लिया है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नए वाले बुक में इस बार हटा दिया गया है, और मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप सभी के बुक में नया वाला बुक ही चल रहा होगा। तो एक सवाल फिर भी इसका हम लोग बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। इसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलिए देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 6, और सॉल्यूशन नंबर 6 आपका कंप्लीटली बनेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब याद कीजिए, लास्ट वाला फॉर्मूला m1 u1 प्लस m2 u2, और दूसरा वाला क्या था हमारा m1 v1 प्लस m2 v2। उसी सवाल पे हमारा उसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो यहाँ पे हमको 2 कंडीशन पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्या कहा गया है, अ बुलेट of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ इसका पहले समझिए। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। देखिए कहा यह जा रहा है कि एक बंदूक है, उस बंदूक का जो मास है वो 6 kg है, ठीक है। और उस बंदूक के अंदर एक बुलेट है, यानी कि छोटा सा गोली है, उसका मास है 10 ग्राम। 10 ग्राम उसको फायर किया जाता है, और जब फायर किया जाता है तो गोली जो हमारा बुलेट है वो 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागता है। तो अब यहाँ पे आपने पढ़ा था न्यूटन के 3rd लॉ में, हमने एग्जाम्पल ही बंदूक का ही दिया था कि यदि हमारा बंदूक का जो छोटा सा गोली होता है, जिस रफ्तार से वो आगे की ओर भागेगा उतने ही रफ्तार से हमारा बंदूक भी पीछे की ओर झटका मारता है। इसका मतलब कह रहा है कि बंदूक का आप वेलोसिटी बताओ कि वो कितने वेलोसिटी के साथ पीछे झटका मारेगा। तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी गोली का नहीं निकालना है, उसका तो दिया हुआ है, हमको निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी किसका, बंदूक का, कि बंदूक कितने जोर से पीछे भागेगा। तो वही हमको इसमें निकालना है।
तो यहाँ पे हमारा दो केस बनता था, याद कीजिए, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। वो तो हमने कोलिजन का एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन क्या यहाँ पे भी कोलिजन का एग्जाम्पल लेंगे? नहीं, यहाँ पे ले लेंगे बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। ठीक है ना, चलिए तो दो केस हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। एक केस आप बनाएंगे इधर बिफोर फायरिंग और दूसरा केस आप लोग इधर बनाएंगे हाँ आफ्टर फायरिंग। और देखिए इस तरीके से सवाल कितना आसान तरीके से आपका बन जाएगा, बहुत सिंपल से बनेगा। और इसमें वैल्यू ना बहुत कुछ आपको नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत कुछ वैल्यू आपको अपने से निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जरा समझिएगा इसको गहराई से। ठीक है, क्या कहा गया इसमें? सबसे पहले तो हमारे पास एक बंदूक है और एक छोटा सा उसके अंदर गोली है। तो पहले आप चलिए हम कोशिश करते हैं छोटा सा बंदूक बनाने की। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा बंदूक है, ठीक है, और बंदूक के अंदर ये हमारा छोटा सा बुलेट है। ये छोटा सा हमारा क्या है? बुलेट है, मतलब कि गोली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कब का बात हो रहा है? बिफोर फायरिंग का। अच्छा, फायरिंग करने से पहले इसका मतलब है कि आप बंदूक के अंदर बुलेट को डाल के रखते हो, जैसे बोलता है फायर तब फायर करते हैं ना, वो तो पहले इसमें लोड किया हुआ है। अब क्या होगा? हमारा बंदूक का गोली भाग रहा होगा, तो वैसा एक बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे आफ्टर फायरिंग के लिए। चलिए, और अब हमारा इस बार फायर कर दिया गया है, तो ये हमारा बाहर निकल गया है। तो गोली था हमारा वो बाहर निकल गया है। ओके, फायर कर दिया गया। चलिए अब जरा समझिए यहाँ पे ध्यान से। बिफोर फायरिंग में सबसे पहले आप समझिए, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट का मास 10 ग्राम है, तो क्या कभी मास बदलता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? बुलेट के मास को, अच्छा ये जो हमारा बुलेट है ना, इसका आप मास मान लो m1, ठीक है, और कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम दिया हुआ है। तो इसका भी कितना होगा? ये भी हमारा m1 ही होगा, ये भी हमारा 10 ग्राम होगा। एक बार देख लीजिए, वो कैमरा में दिख रहा है क्या? लास्ट वाला 10 ग्राम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बुलेट का मास 10 ग्राम है, इसका भी तो उसका भी, क्योंकि बदलेगा नहीं, तो दोनों का सेम रहेगा। और बंदूक का मास कितना है? 6 kg, तो इसका मान लेते हैं कितना? m2 6 kg, तो ये भी हमारा क्या होगा? m2 हो जाएगा 6 kg। ओके, अब इसमें हम लोग पहले क्या करते थे? u1 और u2 निकालते थे, और उसमें v1 और v2 निकालते थे। चलिए वही कर लेते हैं हम लोग इसमें। एक बात बताइए, सबसे पहले तो इसमें बिफोर फायरिंग मतलब कि फायर नहीं किया गया है अभी तक। जब फायर किया ही नहीं गया, इसका मतलब मेरा बुलेट भी रेस्ट में है और मेरा बंदूक भी रेस्ट में है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा u1 का वैल्यू भी 0 होगा और v1 का u2 का वैल्यू भी 0 ही होगा। अब यहाँ पे आप क्या मानोगे? u1 जो वेलोसिटी है वो हमारा किसका है? बुलेट का, और u2 जो वेलोसिटी है वो हमारा बंदूक का वेलोसिटी है, क्योंकि बंदूक से गोली मारेंगे तो बंदूक पीछे पे तो झटका मारेगा ना, उसका हमने u2 मान लिया। ओके, आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी सकते हैं कि ये हमारा हो गया किसके लिए? बुलेट के लिए, और ये हो गया हमारा गन के लिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। अब उस वाले में जरा देखिए क्या कहा गया उसमें। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, हमने लिख भी दिया 10 ग्राम, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg, वो भी हमने लिख दिया, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब फायर किया गया तो जो बुलेट भागा हमारा वो 300 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से भागा। तो जब भागा होगा तो वो किसका दिया गया? बुलेट का दिया गया। तो इसको आप क्या मानोगे?
इसको आप मानोगे v1, और कितना v1 है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको आप क्या मानोगे v2 मानोगे, वही तो आपको निकालना है। आगे वही तो कहा गया था, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन का आप ज़्यादा मतलब मत समझिए, सिंपली ये कह रहा है कि जब बंदूक को छोड़ा जाएगा, तो जब बंदूक हमारा भाग रहा है, यानी कि जो हमारा छोटा सा बुलेट है गोली, वो 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा है, तो बताइए कि बंदूक आपका कितना पीछे झटका मारेगा। बेसिकली आपसे v2 का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी कि इस बंदूक का वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितने झटका के साथ पीछे झटका मारेगा। बंदूक बुलेट आगे भागेगा तो बंदूक हमारा पीछे से झटका मारेगा, तो इसका बेसिकली हमको निकालना है। तो अब तो हमारा बड़ा आसान है निकालना, आराम से निकल जाएगा। चलिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा सा आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। जरा एक बात बताइए हमको इसमें, कोई बात नहीं, चलिए बाद में बता सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ खास बात है नहीं, आप जानते हैं सब कुछ। इसमें यदि हम लोग मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे? मोमेंटम मतलब, अब मोमेंटम मत लिखिए, आप मोमेंटा लिखिए। और चूंकि बिफोर फायरिंग का है तो आप क्या कह सकते हैं, इसको इनिशियल मोमेंटा कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकालिए इनिशियल मोमेंटा। इनिशियल मोमेंटा पहले आप इसका निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला होता था? m1u1 प्लस m2u2। बस आप वैल्यू पुट कीजिए। अब m1 क्या माना आपने? 10 ग्राम। अच्छा, इसको आप केजी में करो पहले, 10/1000 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 10/1000, अभी हमारा केजी में है। इनटू u1 का वैल्यू कितना? 0 प्लस m2 6 इनटू u2 वो भी 0। तो अब जरा देखा जाए, इस पूरे में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और इसके भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 0, यानी कि हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। मोमेंटम क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा, मोमेंटम हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब याद कीजिए तो आप जरा एक हमारा टॉपिक मोमेंटम, और कब का टॉपिक याद कीजिएगा आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नहीं, उसके पहले जो हमने सेकेंड लॉ में पढ़ाया था आपको। हमने क्या कहा था? यदि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टॉप में है, स्टेशनरी है, तो उसका मोमेंटम क्या होता है? 0 होता है। उसमें हमने एक पॉइंट भी लिखाया था, याद कीजिएगा, रेस्ट बॉडी डज नॉट पोजेसेस मोमेंटम, इस तरीके से हमने लिखवाया था। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका वेलोसिटी 0 होता है, और वेलोसिटी 0 मतलब मोमेंटम 0। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताइए? mv। जब वेलोसिटी ही 0 है, मास में आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो p यानी कि मोमेंटम भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और इसमें वेलोसिटी है ही नहीं, रेस्ट में अभी फायर नहीं किया गया, इसीलिए मोमेंटम क्या आ गया? 0 आ गया। तो देख रहे हो, जो चीज़ आपने पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे बात किया जा रहा है, कुछ अलग से नहीं बात किया जा रहा है। और ये क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा ये चीज़ नहीं बैठता है? सही, बिल्कुल बैठता है भाई। आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन इसमें मोमेंटम तो होगा, क्योंकि हमारा बंदूक भी मोशन में है, और उसका जो वो बुलेट है वो भी मोशन में, क्योंकि फायर कर दिया गया है। देखा जाए, इसमें हमारा फॉर्मूला होता था फाइनल, इसमें हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम। मोमेंटा हमारा जो है वो मोमेंटम का प्लूरल होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता था m1 v1 m2 v2। बस आप वैल्यू पुट कीजिए। अब m1 का मतलब कितना? तो 10/1000 kg में आ जाएगा। अब तो ये हमारा हो गया 10/1000 इनटू v1 कितना है आपका? 300 मीटर पर सेकेंड, ओके, प्लस m2 कितना है आपका? 6 kg इंटू v2 कितना है? वही तो निकालना है, वही तो निकालना है हमको। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखा जाए अब यहाँ पे ध्यान से, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 फिर से 1 0 कैंसिल, तो नीचे में कुछ नहीं बचा, केवल ऊपर में 3 प्लस 6 v2 मल्टीप्लाई में है, तो हमने v2 मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें अब अभी आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
हमारा फाइनल मोमेंटा, सॉरी इनिशियल मोमेंटा और फाइनल मोमेंटा दोनों हमारा इक्वल होता था। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, चलिए उसके बाद हम थोड़ा सा रेड से बना देते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शॉर्ट में MOM लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो हमारा दोनों बराबर होता था, ये बराबर होगा 3 + 6 V2 के। इसमें तो कोई समस्या नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अभी 3 प्लस में धराएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3/6 = V2 हो जाएगा। कितना होगा भाई, -1/2 = V2, -0.5 मीटर/सेकेंड = V2। और V2 मतलब किसका वेलोसिटी था, ये बंदूक का वेलोसिटी था, गन का था। चलिए अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझ जाइए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब फायर किया गया तो बुलेट, गोली जो था हमारा, वो आगे की ओर भागा, भागने का उसका रफ्तार था 300 मीटर/सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा बंदूक है, जो गन है, वो पीछे की ओर भागा, यानी कि पीछे झटका मारा 0.5 मीटर/सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। लेकिन सवाल है कि सर इसमें माइनस क्यों आया, क्योंकि पीछे की ओर भाग रहा है, मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारा भाग रहा है। आप खुद सोचो ना, बुलेट आपका गया इधर, आपने फायर भी इधर भी किया, यानी कि आपने फायर इधर ही किया, तो बुलेट भी आपका इधर ही भागा, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन ये बैकवर्ड तरफ आपका बंदूक झटका मार रहा है आपको, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए आपका यहाँ पे नेगेटिव आया है। अच्छा, आपने तो यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ा था कि सर जिस रफ्तार के साथ हमारा बुलेट आगे भागेगा, उसी रफ्तार के साथ हमारा बंदूक भी पीछे भागेगा, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यही कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फिर सर ये भाग रहा है 300 मीटर/सेकेंड के हिसाब से, लेकिन ये 0.5 मीटर/सेकेंड के हिसाब से क्यों भाग रहा है, इसको भी इतना के हिसाब से ही भागना चाहिए था। तो याद कीजिए, यहाँ पे हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था मास का भी बताया था। हालांकि न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें लागू होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका मास भी एक बड़ा फैक्टर है। इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से भारी है, और भारी है तो वो थोड़ा सा कम ही पीछे मुड़ पाए, मतलब कि पीछे कम ही झटका मार पाएगा, इसीलिए इसमें होता है। तो कई बार सवाल में, हालांकि आपका आंसर आ गया, यही आपसे पूछा गया था और ये आपका आंसर आ गया, लेकिन सवाल में अब थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए क्या कहेगा, घुमाने के लिए कहेगा कि देखो आपने थर्ड लॉ में ये पढ़ा है कि जितना रफ्तार से हमारा कोई चीज़ आगे भागेगा, उतनी ही रफ्तार से हमारा कोई चीज़ पीछे भी भागेगा, क्योंकि थर्ड लॉ तो ये कहता है हमारा। लेकिन फिर इसका आंसर जो है वो 0.5 क्यों आया, और उसका जो बुलेट का रफ्तार है वो 300 मीटर/सेकेंड है, सोचो, जबकि वो कितना है और ये कितना कम है, ऐसा क्यों हुआ। तो अब यहाँ पे आप बताएंगे कि सर जी देखिए, इसमें एक हमारा मास भी बहुत बड़ा फैक्टर है, मास इसका ज़्यादा है, यानी कि भारी ज़्यादा है, इसीलिए झटका थोड़ा सा कम मारेगा। और उसका मास देखो कितना कम है, कितना कम, मतलब 10 ग्राम है, बस ग्राम, और 10 ग्राम का मतलब कितना बताएं आपको हम। चलो आप ये मार्कर समझ लो, हालांकि ये मार्कर भी 10 ग्राम से बेसी ही है, हालांकि एक्चुअल जो बुलेट होता है ना वो 10 ग्राम का नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए कहा गया था। खैर, तो आपको दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये भी आपका सवाल यहाँ पे बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो जिसके बुक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक है, वो बच्चे इस वाले सवाल को बहुत ही सावधानी से समझेंगे और इसको आराम से आप इसको पहले बनाया भी लेंगे। और जिसके बुक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला सवाल नहीं है, टॉपिक भी नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा अंदर वाला सारा, एक तरीके से कहा जाए तो बन गया हमारा सवाल। हालांकि और भी सवाल था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, लेकिन कई सारे बुक में, यानी कि जिसके पास में नया वाला बुक होगा उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हट गया है, तो हम यहाँ पे एक ही सवाल बता दिए हैं आपको। हालांकि अब इसी प्रकार का सवाल यदि आएगा तो आप ऐसे कोशिश कीजिएगा बनाने का। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्लास में इसके एक्सरसाइज वाले सवाल पे, क्योंकि एक्सरसाइज में सवाल भी पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स उसमें भी है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।